हिंदी साहित्य में जब व्यंग की बात होती है तब सबसे पहले श्री हरिशंकर परसाई का नाम आता है। व्यंग परसाई जी के पहले भी लिखा जाता रहा है, पर परसाई जी ने इसे मानवीय संवेदना, मूल्यों और सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। इससे पाठकों और साहित्य में एक नई ऊर्जा का अनुभव किया गया है। इसकी गूंज सत्ता के गलियारों में भी सुनाई दी और सत्ता ने सजग और संकेत रूप में लिया। परसाई जी ने समाज, सत्ता में व्याप्त विसंगतियां, विडंबनाओं, कुरीतियां, बुराइयां, पाखंड, प्रपंच आदि को अपनी रचनाओं में केंद्र बिंदु बनाया। इससे यह लगा लेखक हवा में नहीं वरन हमारी बात कर रहा है। वह निचले कुचले शोषित वर्ग की चिंता कर रहा है। इससे पाठक व्यंग के नज़दीक खिसकता गया और धीरे धीरे परसाई और उनके समकालीन व्यंग्यकार महत्वपूर्ण लेखक हो गए। अगस्त माह में परसाई जी की पुण्यतिथि और जन्मदिन आता है। इस अवसर पर व्यंग्यधारा समूह यह बड़ी शिद्दत से महसूस करता है कि आज जो नई पीढ़ी व्यंग के क्षेत्र में लेखक या पाठक के रूप में आ रही है, उसे व्यंग पुरोधा परसाई जी की महत्वपूर्ण रचनाओं से रूबरू कराया जाए। व्यंग्यधारा ने परसाई जी की सभी महत्वपूर्ण रचनाओं का चयन किया है और उसे समूह के व्यंग्यकारों से पाठ कराकर आपके समक्ष रख रहे हैं। यह हमारा नया प्रयोग है और व्यंग शिरोमणि परसाई जी के प्रति हमारी आदरांजलि है। व्यंग्यधारा समूह की कोशिश है कि वह व्यंग के विकास के लिए नई तकनीक के माध्यम से कुछ न कुछ नया करता रहेगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है व्यंग्यधारा समूह की एक और पेशकश, परसाई पुनर्पाठ। परसाई पुनर्पाठ में प्रस्तुत की जा रही आज की रचना का शीर्षक है पगडंडियों का ज़माना। इसका पाठ कर रहे हैं रायपुर से राजशेखर चौबे। मैंने फिर ईमानदार बनने की कोशिश की और फिर नाकामयाब रहा। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि एक परिचित अध्यापक से कहकर मैं उनके लड़के के नंबर बढ़वा दूं। यूँ मैं उनका काम कर देता, पर बहुत अरसे बाद उसी दिन मुझे ईमान की याद आई थी और मैंने पूरी तरह ईमानदार बन जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सज्जन की बात सुनकर मुझे पुरानी कथाएं याद आ गई और मैंने सोचा कि प्रतिज्ञा करते मुझे देर नहीं हुई कि ये इंद्र या विष्णु मेरी परीक्षा लेने आ पहुँचे। उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई इस ज़माने में लंबी तपस्या करेगा। 4 कहानियाँ लिखकर लोग युग प्रवर्तक की लिस्ट में नाम खोजने लगते हैं, इसीलिए ये देवता अब तपस्या शुरू होते ही परीक्षा लेने आ पहुँचते हैं। मैंने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और प्रकट कहा, मैं इसे अनुचित और अनैतिक मानता हूँ। मैं यह काम नहीं करूँगा। मुझे आशा थी अब ये अपने मौलिक देव रूप में प्रकट होंगे और कहेंगे, वत्स तू परीक्षा में खरा उतरा, बोल तुझे क्या चाहिए, हम वर देने के मूड में हैं। बोल, हिंदी साहित्य के इतिहास में तेरे ऊपर एक अध्याय लिखवा दूं या कहे तो किसी समीक्षक की तेरे घर में पानी भरने की ड्यूटी लगा दूं। वे मौलिक रूप में तो आए, पर वह प्रसन्नता का न होकर रोष का था। भुनभुना कर चले गए। मैंने सुना वे लोगों से मेरे बारे में कह रहे थे, आजकल वह साला बड़ा ईमानदार बन गया है। मैं जिसे देवता समझ बैठा था वह तो आदमी निकला। मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा, तू ही बता, क्या गाली खाकर बदनामी करवा कर मैं ईमानदार बना रहूं? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आगे ज़माना बदलेगा तब बन जाना। मेरी आत्मा बड़ी सुलझी हुई बात कह देती है कभी कभी। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तब फैलाकर उस पर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने में टिका दिया। जब कभी आत्मा अड़ंगा लगाती है तब मुझे समझ में आता है कि पुरानी कथाओं के दानव अपनी आत्मा को दूर किसी पहाड़ी पर तोते में क्यों रख देते थे। वे उससे मुक्त होकर बेखटके दानवी कर्म कर सकते थे। देव और दानव में अब भी तो यही फ़र्क है, एक की आत्मा अपने पास ही रहती है और दूसरे की उनसे दूर। मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जिनमें किसी ने अपनी आत्मा कुत्ते में रख दी है, किसी ने सूअर में। अब तो जानवरों ने भी यह विद्या सीख ली है और कुछ कुत्ते और सूअर अपनी आत्मा किसी किसी आदमी में रख देते हैं। आत्मा ने कह दिया तो मैंने ईमानदार बनने का इरादा त्याग दिया। राधे श्याम ने भी कोशिश की थी और वह भी असफल हो गया था। उसकी एक छोटी सी दुकान है। उसने पैसे पैसे की बिक्री का सही हिसाब रखा और उसे बिक्री करके दफ्तर में ले गया। वहाँ उससे कहा गया कि हिसाब झूठा है। तब उसे सच्चे हिसाब को सच्चा मनवाने के लिए घूस देनी पड़ी। कह रहा था, मैं भी अब झूठा हिसाब रखूँगा,
उसे घूस देकर सच्चा बनवा लिया करूँगा। सच्चाई के लिए घूस देने की अपेक्षा यह ज़्यादा अच्छा है कि झूठ के लिए घूस दूँ। इतना महंगा ईमान अपनी हैसियत के बाहर है, इससे तो बेईमानी सस्ती पड़ेगी। एक स्त्री नौकरी के सिलसिले में एक बड़े आदमी के पास सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र लेने गई थी। बड़े आदमी ने उसे पहले अपने शयन कक्ष में ले जाना चाहा और बाद में सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र देना चाहा। पहले देवता आदमी बनकर ठगते थे, अब आदमी देवता बनकर ठगते हैं। देखता हूँ कि हर सत्य के हाथ में झूठ का प्रमाण पत्र है। ईमान के पास बेईमानी की सिफारिशी चिट्ठी न हो तो कोई उसे 2 कौड़ी की न पूछे। यही सब सोचकर मैं ढीला हो गया। अब मैं बड़े खुले मन से नंबर बढ़वाता हूँ। इन दिनों मुझे बहुत स्नेही मिलते हैं, जो कभी कभी ही मिलते हैं, साल में 1-2 बार। उन्हें आते देखकर ही मैं समझ जाता हूँ कि वे किस काम से आए हैं। मैं मौसम देखकर ऐसे आने वालों का काम बता सकता हूँ। जुलाई के पहले हफ्ते में जब घटा छाई हो, धरा ने हरी चुनर ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपीहा बोल रहे हों, बिजली निगरो सुंदरी के दांतों की तरह चमक रही हो, ऐसे सुहावने मौसम में कोई कई महीने बाद आता दिखे तो मैं समझ जाता हूँ कि यह गीत गाने नहीं आया, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती कराने में मदद लेने आया है। इधर मार्च से जो आता है नंबर बढ़वाने या पेपर आउट करवाने आता है। बात यह है कि सारे सिलेबस और प्रॉस्पेक्टस गलत हैं। उनमें उन 2 पर्चों का उल्लेख नहीं होता जो ज़रूरी होते हैं, एक पर्चा शुरू का और दूसरा आखिरी। पहला पर्चा पेपर आउट करने का होता है और आखिरी नंबर बढ़वाने का। जो इन्हें अच्छी तरह कर ले वह पास हो जाता है, पहला दर्जा भी पा सकता है। इन पर्चों को कुछ विद्यार्थी खुद कर लेते हैं, वे प्रतिभावान हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल है। कुछ के अभिभावक ये पर्चे करते हैं। ऐसे प्रमुखापेक्षी विद्यार्थियों का भविष्य संदिग्ध है। उनकी अपेक्षा उनके अभिभावक का फिर भी कुछ भविष्य है। अध्यापकों से संबंध होने के कारण मेरे पास दोनों पक्षों वाले काफ़ी आते हैं। कल जो आए थे वे मुझे बारात में 2 साल पहले पहली और अंतिम बार मिले थे। मुझे यह पता नहीं था कि इस छोटी मुलाकात में ही उन्होंने इतनी आत्मीयता पैदा कर ली थी कि भाई परीक्षा में बैठने लगा तो उन्हें मेरी याद सताने लगी। सुना है विरहीन को बरसात में प्रिय की बड़ी याद सताती है। परीक्षा के मौसम में भी कुछ लोगों का विरह जाग उठता है और उन्हें किन्हीं विशेष परिचितों की याद सताने लगती है। वे कहने लगे, अमुक प्रोफेसर आपके अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक पर्चा निकाला है, कुछ हिंट दिला दीजिए ना। मैंने सोचा किसी से मित्रता है तो इसका कुल इतना उपयोग है कि जब ज़रूरत पड़े उससे गलत काम करा लिया जाए। कोई यह तो कहता नहीं है कि अमुक से आपकी मित्रता है तो उन्हें समझाइए, न कि ऐसा गलत काम न करे। न कोई यह कहता है कि अमुक आपका दुश्मन है तो उससे पेपर आउट करवा कर उस साले का ईमान बिगाड़ दीजिए। नहीं, दुश्मन सब सुरक्षित हैं, ईमान तो हमेशा मित्र का बिगाड़ा जाएगा। किसी दिन कोई आकर मुझसे कहेगा, अमुक पुलिस अफसर से आपके अच्छे संबंध है, उनसे कहिए ना कि घर में हमें सेंध लगा लेने दें। इन सब पर्चा आउट करवाने वालों और नंबर बढ़वाने वालों पर हंसा भी नहीं जा सकता। इनमें अधिकांश दया के पात्र हैं। ये बेहद परेशान और घबराए हुए लोग हैं। कोई चाहता है कि लड़का पास हो जाए तो उससे नौकरी करा दें, जिससे परिवार की दुर्दशा कुछ कम हो जाए। किसी को चिंता है कि लड़का फेल हो गया तो और 1 साल उसकी पढ़ाई का खर्च कैसे चलाऊंगा। कोई चाहता है कि लड़की पास हो जाए तो उसकी शादी करके बोझ हल्का करूं। बहुत दुखी और परेशान लोग होते हैं। इनमें कुछ तो इतने दीन होते हैं कि जी होता है पहले इनके गले लगकर रो लिया जाए। मेरी परेशानी का दूसरा कारण है यह बेझिझक, निसंकोच, निर्लज्जता से काम करने लगे हैं। 10 साल पहले भी मैं यह काम करा देता था। तब देखता था नंबर बढ़वाने वाला बड़ी झिझक, लज्जा और संकोच से कहता था। लोग खुलकर नहीं कहते थे। तब ऐसी दबी छपी चिट्ठी आती थी। अपने दोस्त रमेश चंद्र के भाई सुरेश की मोटरसाइकिल, जिस पर अंग्रेजी में नंबर 2431 लिखा है, बिगड़ गई है। वह आपके मित्र सिन्हा के पास सुधरने गई है। आप उसे सुधरवा दें कि कम से कम 40% तो काम करने लगे। इसका मतलब है कि सुरेश का रोल नंबर 2431 है
उसका अंग्रेजी का पर्चा बिगड़ा है, सिन्हा उसे जांच रहे हैं और उनसे 40% नंबर दिलवाना है। अब सीधी चिट्ठी आ जाती है, खुला कार्ड तक आ जाता है। तब नंबर बढ़वाने वाला बड़ी देर संकोच में बैठा रहता था, दुविधा में पड़ा रहता था, यहाँ वहाँ की बातें करता था और तब कहीं शर्माकर बगले झाँकता हुआ नंबर बढ़वाने की बात करता था। अब नंबर बढ़वाने वाला इस तरह आता है जैसे बाज़ार में सब्जी खरीदने जाता है, सीधा मेरी आंखों में देखता है और अधिकारपूर्वक कहता है कि नंबर बढ़वाने हैं। 10 सालों में यह जो प्रगति हो गई है, यह मुझे परेशान करती है। भयंकर संकोचहीनता है यह साहस मुझे डराता है। मैं इंतज़ार करता हूँ कि कोई तो थोड़ा संकोच लेकर आए कि मैं कुछ आश्वस्त हो जाऊँ। कोई नहीं आता। मुझे लगता है हम सब ने मान लिया है कि आम सड़कें सब बंद हो गई हैं, उन पर तख्ती टंग गई है, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। सालों से ये सड़कें बंद हैं और सब पगडंडियों से जा रहे हैं। चलते चलते पगडंडियों के कांटे और झाड़ियाँ साफ़ हो गई हैं और वे सड़कों जैसी चिकनी और चौड़ी हो गई हैं। बेझिझक नंगे पांव इन पर लोग चल रहे हैं। आम सड़क पर चलने वाला अब बेवकूफ़ या पागल समझा जाएगा। अब आम सड़कें खुल भी जाएं तो लोग उन पर चलने में झिझकेंगे। मरम्मत वाले भी इसलिए ढीले पड़ गए हैं, मगर उपयोग न होने से आम सड़कों पर झाड़ियाँ और जंगली पौधे उगेंगे और वे ढक जाएंगी। तब किसी को आभास भी न होगा कि इस देश में कहीं आम सड़कें भी हैं। लगता है आम सड़कें अब भविष्य के पुरातत्ववेत्ता को ही मिलेंगी। वही इन्हें खोजेगा। वह निष्कर्ष निकाल कर बताएगा कि उस ज़माने में इस देश में आम सड़कें तो थी, पर कोई उन पर चलता नहीं था। सब पगडंडी पकड़ते थे। अनुपयोग के कारण सड़कें दब गई थी। सफलता के महल का सामने का आम दरवाज़ा बंद हो गया है। कई लोग भीतर घुस गए हैं और उन्होंने कुंडी लगा दी है। जिसे उसमें घुसना है वह रुमाल नाक पर रखकर नापदान में से घुस जाता है। आसपास सुगंधित रुमालों की दुकानें लगी हैं। लोग रुमाल खरीदकर उसे नाक पर रखकर नापदान में से घुस रहे हैं। जिन्हें बदबू ज़्यादा आती है और जो सिर्फ मुख्य द्वार से घुसना चाहते हैं, वे खड़े दरवाजे पर सिर मार रहे हैं और उनके कपालों से खून बह रहा है। धन्यवाद।